आज इस क्लास में बात की जाएगी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के टॉप 15 एमसीक्यू क्वेश्चनों की, जो आपके एग्जाम पैटर्न पर होंगे। आप सभी लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखें और आप कितना स्कोर कर पाते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। यहाँ बोला गया है, विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। ऑप्शन ए में कहा गया है विद्यालय सामाजिकरण का पहला मुख्य कारक है। तो पहला मुख्य कारक विद्यालय नहीं है, पहला मुख्य कारक होता है परिवार और पास पड़ोस, तो ये गलत हो जाएगा। विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। फिर कहा गया है सामाजिकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती, ये गलत हो जाएगा। सामाजिकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है, बहुत थोड़ी भूमिका ये हम नहीं बोल सकते, बल्कि जो विद्यालय होता है यह सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक होता है। इसलिए यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। इसी तरह से आपको ऑप्शन को पढ़ना है और समझना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की नहीं है। प्रतिभावान शिक्षार्थी से मतलब हमारा प्रतिभाशाली विद्यार्थी से। वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है, नहीं, एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी की विशेषता नहीं है। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है, नहीं। वह रस्मी व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि, नहीं। बल्कि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होता है उसकी विशेषता क्या होती है, यदि कक्षा में उसको जो गतिविधियां हैं वो अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं मिलेंगी तो वह क्या करेगा, कम प्रेरित अनुभव करेगा और जल्दी ही ऊब जाएगा। तो यहां पर करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि जो हम आकलन करते हैं बच्चों का, बताइए आकलन उद्देश्यपूर्ण कब होता है। इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। जब आकलन उद्देश्यपूर्ण होगा क्या, नहीं। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि, जिसे हम कहें फीडबैक, प्राप्त हो। यह केवल 1 वर्ष के अंत में हो, नहीं। विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर ज्ञात करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए, नहीं। बल्कि जो आकलन है भाई वह उद्देश्यपूर्ण तभी होता है जब विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि या फीडबैक प्राप्त हो। इससे क्या होगा, जो बच्चे होंगे उन्हें भी अपनी कमियों का पता चलेगा, ठीक है, और शिक्षकों को भी प्रतिपुष्टि प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण प्रतिभाशाली विद्यालय की प्रथा का है। बताइए आप लोग, जो प्रतिभाशाली नहीं, आप प्रभावशाली विद्यालय है, बताना है इसमें से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, शारीरिक दंड, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम या फिर प्रतियोगात्मक कक्षा। तो प्रभावशाली विद्यालय में क्या होगा भाई, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, मतलब जैसा बच्चा है उसी के हिसाब से वहां पर अधिगम होगा। तो जो विद्यालय है वो क्या होगा, प्रभावशाली विद्यालय के अंतर्गत आएगा। ठीक है, मतलब बच्चे की वहां पर जरूरतों के हिसाब से अधिगम हो। तो यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। चिंतन अनिवार्य रूप से एक खालिस्तान प्रक्रिया है, संज्ञानात्मक, मनोगतिक, भावात्मक या फिर मनोवैज्ञानिक। यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम सभी जानते हैं जो चिंतन है यह एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है। राइट आंसर हमारा क्या है, यहां पर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 पर।
यहां पर बोला गया है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखिए, हम सभी जानते हैं जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। तो बताइए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में इन चार में से कौन सा सही है। बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। तो भैया जो संज्ञानात्मक विकास के चरण हैं उनका क्रम सांस्कृतिक आधार पर नहीं बदला जा सकता। पियाजे का तर्क है संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। आगे बढ़ने की अपेक्षा भैया चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा यह निरंतर नहीं होता, ऐसा नहीं है, क्योंकि यह चरणों में ही आगे बढ़ता है। फिर क्या है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए हैं। तो नहीं भैया, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के चरणों को 4 भागों में बांटा है। तो ये भी क्या है, गलत हो गया। ऑप्शन डी में क्या है, किसी भी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर है। तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास के चरणों के बारे में। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है। बताइए अधिगम के आकलन को उजागर कौन करता है। अधिगम से मतलब क्या है, हमारा सीखना, मतलब सीखने के आकलन को कौन सा उजागर करता है। शिक्षक किसी विद्यार्थी के निष्पादन का आकलन दूसरे के निष्पादन की तुलना में करता है। शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। जब शिक्षक क्या करेगा, विद्यार्थी की चिंतन प्रक्रिया पर ध्यान देगा और इसके साथ साथ वो क्या करेगा, उनकी अवधारणात्मक समझ पर भी बल देगा और उनका आकलन करेगा। तो ऑप्शन बी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवधारणात्मक समझ से मतलब हमारा है जो बच्चे के मन में अवधारणा बनी हुई है उनकी यहां पर बात हो रही है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बताइए यहां पर क्या होगा करेक्ट आंसर। व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे, घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं, या फिर खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में या फिर समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। तो ध्यान रखना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको समावेशी शिक्षा व्यवस्था के प्रावधान के साथ पढ़ाना चाहिए जहां पर उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो यहां पर करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बाल विकास में आपको अंक कम क्यों आते हैं, क्योंकि बाल विकास आप समझते नहीं हो, सीधा आप रट्टा मारते हो। रट्टा मारने का विषय नहीं है भाई बाल विकास। पहले आप थ्योरी पढ़ो अच्छी तरह से, उसी के बाद आप एमसीक्यू क्वेश्चन को लगाएं तो बेहतर होगा। ठीक है, चलिए इसलिए मैं यहां पर कुछ पॉइंट बताते जाता हूं साथ साथ में, जिससे आपको समझने में आसानी हो। यहां बोला गया है प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है। देखिए प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का अर्थ क्या है। तो भैया सक्रिय बद्धता का अर्थ है जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। यहां पर करेक्ट आंसर हमारा क्या है भैया, ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना है कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया है। बताइए अच्छा है क्योंकि शिक्षक के लिए आकलन में सरल है, एक प्रभावी आकलन युक्ति है, समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते, या फिर अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं।
तो देखिए भाई, यदि शिक्षक अपने विद्यार्थियों से अपेक्षा करता है कि जैसा उसने पढ़ाया है वह ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देंगे, तो ये क्या है, समस्यात्मक है। क्योंकि हम सभी जानते हैं, चाहे मैं हूं चाहे आप, यदि आपने कुछ सुना है तो आप उसको ज्यों का त्यों नहीं बोल सकते। आप क्या करेंगे, आप अपने अनुभवों की व्याख्या करेंगे। तो यहां पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 11 पर। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। आप लोगों ने देखा होगा, दो व्यक्ति हैं, उनमें देखिए आप एक दूसरे से भिन्नता होती है। तो ऐसा क्यों होता है, वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, या फिर वंशानुगत और वातावरण की वजह से, या फिर प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने से। तो भैया, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता इसलिए होती है, वंशानुक्रम होता है एक तो, और वातावरण, इन दोनों के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से व्यक्तिगत भिन्नता होती है। तो यहां पर करेक्ट आंसर भैया हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से क्या तात्पर्य है। बताइए आप लोग, जीन पियाजे ने जो संरक्षण का प्रत्यय दिया है, इससे क्या तात्पर्य है। दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। वन्य जीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ भौतिक गुणधर्म वहीं रहते हैं, चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं या फिर परिकल्पना पर विधिवत से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। तो भैया यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि कुछ भौतिक गुणधर्म वहीं रहते हैं, चाहे बाहरी आकृतियां क्यों ना बदल जाएं। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके लिए बताएगी आप लोग कौन से शैक्षिक कार्यक्रम सबसे अच्छे होंगे, जो उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। भैया, जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है वह आक्रामक नहीं होता, पहली बात तो यही है। तो ये तो गलत हो जाएगा। उनके अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहार और पुरस्कारों का उपयोग करते हैं। न्यूनतम मानकों की बात हुई है, यहाँ पर गलत है। प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवीणता पर बल देते हैं, या फिर उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। तो ये बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील निम्नलिखित में से कौन सा है। जन्म पूर्व का समय, मध्य बचपन का समय, वयस्क अवस्था, या फिर प्रारंभिक बचपन का समय। तो भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय होता है प्रारंभिक बचपन का समय। ठीक है, जन्म से पूर्व का नहीं होगा भाई। ठीक है, प्रारंभिक बचपन का समय ही यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं, और इस प्रश्न का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न बहुत आसान है, बार बार एग्जाम में आया हुआ था, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया हुआ है। देखिए यहां पर कहा गया है, जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा, जिसे हम कहें प्रारूप निर्माण, वर्तमान योजनाओं का अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजना में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को क्या जाना जाता है। देखिए यहां पर ये बोला गया है भैया, आप यहां पर पॉइंट पकड़ें, नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजना में संशोधन। बताइए इन दोनों को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप सभी लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। तो प्यारे साथियों, आज इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी, और मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल करने वाला हूं। मैं आपको बहुत बड़ा अनाउंस करने वाला हूं। ठीक है, तो प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।